फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब से पहले हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 1 से 5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज उसके आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए, आपकी बुक है मेरे पास, जिसमें छठा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से दे रखा है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें देखिए ए पर -2q आवेश है, बी पर +2q आवेश है, सी पर -q और डी पर +q आवेश है। ठीक है, और इन सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई की है? 2 सेंटीमीटर की। और सवाल में दो बातें और दी हुई है कि ये जो q है, इस q का मान है 0.02 माइक्रो कूलम। छठे सवाल की हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें क्या पूछा गया है कि वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र O पर, मैं यह बता देती हूँ, ये वर्ग का केंद्र O आ जाएगा। इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ इस पर टोटल तीव्रता कितनी होगी, मैं EO लिख देती हूँ, जो कि बराबर होगी EA, EB, EC, ED, इन सभी की तीव्रताओं के बराबर होगी। या फिर हम लोग इसको इस तरह से नहीं लेना चाहें तो एक और तरीका है, डायरेक्ट परिणामी तीव्रता पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं EA की। तो सूत्र क्या होता है, KQ/R²। पिछले वीडियो में एक जगह मैंने E का सूत्र KQ²/R² लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग उसको सही कर लें। फॉर्मूला क्या है, E बराबर KQ/R²। देखिए EA में K का मान K रहेगा, 2Q लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, बट्टा R²। EB के मान में भी K, 2Q बट्टा R²। EC के मान में KQ बट्टा R² और ED के मान में KQ बट्टा R²। यहाँ Q का परिमाण लिया जाता है, इसलिए मैंने माइनस और प्लस नहीं लगाए हैं। माइनस और प्लस किसको बताने के काम आएंगे, डायरेक्शन को। ठीक है, देखते रहिए। अब देखिए, इससे पता चलता है कि EA और EB आपस में बराबर है, EC और ED भी आपस में बराबर है। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहाँ एक बात और है कि पहले हम इस O पर क्या रखा हुआ मानेंगे, परीक्षण आवेश +Q0। तो EA के कारण यहाँ +Q है, यहाँ -Q है, तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो ये डायरेक्शन आएगी EA की। फिर B के लिए देखते हैं, तो यहाँ +Q0 है, यहाँ +2Q है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये डायरेक्शन आएगी EB की। उसके बाद -Q और +Q की बात करें तो C वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन खास बात क्या है कि EC छोटा है EA से, तो ज्यादा प्रभावी कौन होगा, EA होगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, परिणामी की इस तरफ। उसके बाद हम इसी प्रकार बात करते हैं ED की। तो D पर +Q आवेश है, तो ED क्या है, EB से छोटा है, तो ज्यादा प्रभावी कौन होगा, EB होगा, तो यहाँ डायरेक्शन ये आ जाएगी। इसलिए यहाँ देखिए कि O पर परिणामी तीव्रता किस तरफ मिली, EA और EB की तरफ। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये हर जगह काम आएगा। वहां वो फॉर्मूला क्या था, 2E, इसको मैं परिणामी कह देती हूँ, 2E cos θ/2। ये वैल्यू अपने को मिलेगी। यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो θ/2 का मान कितना मिलेगा, 45 डिग्री। E रिजल्टेंट या EO लिख सकते हैं, तो EO का मान कितना आया, 2E cos 45 डिग्री।
ई को मैं ई रहने देती हूँ, cos 45 का मान 1/√2, तो अपने को रिजल्ट कितना मिला √2e। अब बारी आती है ई का मान ज्ञात करने की, तो इसको मैं एक बार के लिए लिखकर छोड़ देती हूँ, E0 बराबर √2e। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लगा रही हूँ। अब बात करते हैं हम ई की, तो ई कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे, प्रभावी कौन कौन है, ई और ई बी, तो वैल्यू भी किसकी ली जाएगी, ई और ई बी की ली जाएगी। ठीक है, तो ई और ई बी का मान निकालने के लिए पहले ये वाली दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी को मैं मान लेती हूँ r। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे अलग पेन से बना देती हूँ। ये देखिए ये वाला त्रिभुज अगर ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी का मान निकाला जा सकता है, तो ए सी का मान कितना आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर का मान कितना मिलेगा, ए बी स्क्वायर का मान कितना है, इस भुजा को मैं ए मान लेती हूँ, इसका मान है ए स्क्वायर, इसका मान है ए स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी मिली 2a स्क्वायर। ये मान किसका मिला, ए सी स्क्वायर का, ए सी का मान कितना मिलेगा √2a। परंतु अपने को क्या पता है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये किसके बराबर है, ए सी बट्टा 2 के बराबर। इसका मतलब √2a/2 सॉल्व करेंगे तो a/√2, तो ये हमको किसका मान मिला, r का मान मिल गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, r का मान कितना है a/√2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वहां की बात करते हैं। E0 बराबर √2, e का मान कितना है kq/2kq/r²। ठीक है, अब देखिए k का मान 9 × 10⁹, q का मान कितना है 0.02 माइक्रोकूलम, 0.02 10⁻⁻6। ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा r², r का मान कितना है a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a²/2। अब अपने को यहाँ पर a का मान भी पुट कर देना है, देखिए मैं उधर कर रही हूँ। a का मान है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। E0 बराबर 4√2 9 गुणा 0.02 इंटू 10 की घात, देखिए 9 यहाँ और -6 यहाँ पे, तो मैं इसको 10 की घात +3 लिख देती हूँ। उसके बाद a का मान कितना है, a का मान है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख रही हूँ a बराबर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी। उसके बाद अपने को मिलेगा क्या, एक सेकेंड, एक चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, देखिए मैंने यहाँ 2kq/r² लिख दिया है, ये kq/r² ही रहेगा, तो अपना सवाल सही हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ये देखिए 2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 100। अपने को क्या मिला 9√2 बट्टा 10 की घात इंटू 10 की घात 3 और 10 की घात -2, ऊपर जाएगी तो 9 गुणा √2 10 की घात 5, ये वैल्यू आएगी E0 की। E0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक बार वापस से बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा।
जब भी आपको किसी वर्ग का सवाल दिया जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि केंद्र पर ज्ञात करना है, तो प्लस क्यू नॉट रखेंगे। इस पर सभी की दिशाएं देखिए, दिशाओं में से जो बड़ा प्राप्त होता है उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, परिणामी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण था तो अपना जो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई कर दिया, उससे हमें वैल्यू कितनी मिली थी, √2e। अब अपने को e का मान पुट करना है, तो e का मान पुट करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएंगे, जो कि मैं चेक कर लेती हूँ सही है क्या। अपना आंसर बिल्कुल सही है, और इसने साथ में डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए कौन सी होगी। इन दोनों का परिणामी कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, इसके लंबवत या फिर सीटी के समांतर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, सातवां सवाल। सातवें सवाल में क्या पूछा गया है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त किया गया है और परस्पर r दूरी पर रख दिया गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। देखिए सवाल में क्या बोला है कि Q आवेश है, उसको Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया गया, r दूरी पर। फिर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। तो साफ सी बात है, Q1 और Q2 में तोड़ा गया है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। फिर और क्या दिया हुआ है, Q1 व Q2 के बीच दूरी, Q1 व Q2 के बीच दूरी दी गई है R। चाहिए क्या, प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने के लिए आवेश का मान कितना होना चाहिए। तो अपने को यहाँ लगानी पड़ेगी प्रतिकर्षण बल अधिकतम, प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम होने की शर्त है dF/dq बराबर 0। ठीक है, अब देखिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 है, तो हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, Q2 बराबर Q माइनस Q1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कुल बल निकालना पड़ेगा, फिर उसका जो डिफरेंशियल है उसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो पहले कुल बल की बात करते हैं। कुल बल कितना होगा, कि Q1 बटा R स्क्वायर, ये तो पहले आवेश के कारण देखिए, जैसे मैं चित्र बना देती हूँ, Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी है, R। तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 पे बल लगाएगा, तो टोटल बल मिलेगा ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, K Q1 बटा R स्क्वायर प्लस K Q माइनस Q1 बटा R स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो ये कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों ही बलों के मान बराबर होंगे, तो हम लोग एक ही बल कंसीडर करके चलते हैं। देखिए जैसे कि मैं लिख देती हूँ बल का मान, तो दोनों के बीच बल कितना होगा, कूलॉम के नियम से कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कुल बल तो कब निकालते हैं, जब कोई तीसरा पॉइंट दिया हुआ होता। तो यहाँ अपने को क्या करना है, दो ही पॉइंट दिए हुए, दो ही बिंदु आवेश है, तो दो के बीच का बल हम लोग निकाल लेंगे। फिर इसमें मान रखते हैं, तो K Q1 Q2 का मान कितना है, Q माइनस Q1 बटे R स्क्वायर। अब शर्त के अनुसार क्या होगा, शर्त के अनुसार dF/dq बराबर 0 करना है। तो यहाँ देखिए Q तो कांस्टेंट है, Q1 और Q2 बदले जा सकते हैं, तो यहाँ अब हम Q1 के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए कि Q1Q अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष।
डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। Q1 के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो Q1 का Q1 के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बचेगा क्या, Q। ठीक है, अगले पद में देखिए k अपॉन आर स्क्वायर, Q1 का स्क्वायर है तो Q1 का स्क्वायर है तो इसका अवकलन क्या होगा 2Q1 बराबर किसके है 0 के। तो यहाँ देखिए k अपॉन आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने को क्या मिला Q बराबर 2Q1। साथ ही यहाँ से क्या मिलेगा Q1 बराबर Q बट्टा 2। तो अगर Q1 बराबर Q बट्टा 2 है तो Q2 बराबर भी क्या होगा Q बट्टा 2। तो ये एक खास बात है कि जब एक आवेश को दो भागों में विभाजित करते हैं फिर r दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होता है, अधिकतम तब होता है जब उन दोनों का मान बराबर होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुल आवेश का आधा होता है। इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको इसके आंसर याद रखने हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, आठवां सवाल में दिया हुआ है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर, तो एक समबाहु त्रिभुज बनना है, नाम क्या है इसका ए बी और सी। ठीक है, इस पर आवेश रखे गए हैं बी और सी पर -q आवेश है और ए पर आवेश रखा गया है +2q। भुजा क्या है ए, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। 8वां न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। इसने पूछा है कि इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, सूत्र क्या होता है Q × 2a, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, उस दूरी का मान क्या होता है अति अल्प होता है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस a को +2q की बजाय मैं ऐसा लिख दूं +q तो यहाँ दो द्विध्रुव बनते हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो द्विध्रुव में तो बनने ही चाहिए, तो एक बार मैं वापस बताती हूँ, देखते रहिए। ए बी सी -q यहाँ पे +2q। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस की ओर, दिशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए बी बिंदु के कारण जो पी बी मिलेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन है पी बी की, और सी के कारण मिलेगा तो माइनस से प्लस तो डायरेक्शन होगी ये। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, तो P का कुल मान कितना आएगा 2P cos θ/2। यहाँ P कौन सा है वो देखिए, यहाँ P अपन कौन सा ले सकते हैं, PB भी ले सकते हैं, PC भी ले सकते हैं, क्योंकि PA बराबर किसके है, PB बराबर है PC के। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2PB cos 60/2, cos 60 का मान 60/2 का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला क्या मिलेगा √3PP। आप अब सवाल में क्या वैल्यू कितनी रहेगी
√3pb, या फिर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको तो pa लिख सकते हैं और इसका मान लिख देंगे √3p, जो कि आपका आंसर है। अब p का मान क्या होता है, q इंटू ए, तो आंसर आ जाएगा √3qa। मात्रक क्या होता है, कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है नवा सवाल, ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है। नवे सवाल में दिया गया है कि दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q, सिल्क के धागों से लटकाए गए हैं और इनके बीच की दूरी है x और धागों के बीच का कोण है 2 थीटा 10 डिग्री के बराबर। तो साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात करो। देखिए, नवे सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। आवेश q है, डोरी की लंबाई कितनी है, l लंबाई, थीटा थीटा दिया हुआ है 2 थीटा लगभग बराबर है 10 डिग्री। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि दूरी x का मान ज्ञात करो, कौन सी अवस्था में, साम्यावस्था में। ठीक है, इस प्रकार का एक सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए, यहाँ डोरी में तनाव बल लगता है और नीचे की ओर हमेशा भार बल लगता है। ठीक है, तो अगर हम तनाव बल को और यहाँ दो आवेश हैं, तो दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, कूलॉम नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान प्रकृति के। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर इस t को घटकों में वियोजित किया जाए तो ये वाला घटक आएगा t cos थीटा और इधर का जो घटक होगा वो आएगा t sin थीटा। ठीक है, तो देखिए, संतुलन की स्थिति में t cos थीटा किसको संतुलित करेगा, mg को, और t sin थीटा किसको संतुलित करेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 और q2 दोनों के मान कितने हैं, q ही है, r है बीच की दूरी, तो यहाँ बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं वो लगभग tan थीटा से सॉल्व होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 बटा समीकरण 1। ठीक है, इससे अपने को क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। tan थीटा का मान कितना आएगा, k स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये आ जाएगा mg। इसको मैं समीकरण नंबर 3 लिख देती हूँ। फिर देखिए, अब अपना काम है tan थीटा निकालना। देखिए, अब अपन सब जानते हैं कि जब थीटा अतिअल्प है, भाई 2 थीटा का मान 5 डिग्री दे रखा है, तो थीटा का मान कितना होगा, 2 थीटा का मान 10 डिग्री है, तो थीटा का मान 5 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या है, बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थीटा अतिअल्प है। तो थीटा जब अतिअल्प होता है तो tan थीटा लगभग थीटा बन जाता है, और साइन थीटा भी क्या होता है, लगभग थीटा बन जाता है। तो यहाँ हम साइन थीटा से थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। साइन थीटा कहाँ से मिलेगा, चित्र से। चित्र से साइन थीटा कितना आएगा, चित्र से अपना साइन थीटा आ जाएगा लंब, आधार और कर्ण। तो लंब का मान कितना है, x बट्टा 2, और कर्ण का मान कितना है, l। तो वैल्यू कितनी मिली, x बट्टा 2l, जो कि किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या होगा, k स्क्वायर x स्क्वायर mg इज इक्वल टू x अपॉन 2l। ठीक है, आगे देखिए,
के क्यू स्क्वायर 2l गुणा में चला गया इधर mg और उस तरफ क्या आ गया x क्यूब। अब k की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, k की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा x क्यूब बराबर 2q स्क्वायर l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ये वैल्यू किसकी मिली x क्यूब की, लेकिन वैल्यू पूछी किसकी गई है x की। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 2q स्क्वायर l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg पावर 1/3। तो ये आ जाएगा x का मान। एक बार ये क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि जैसे सेम चित्र बनाया हुआ था और किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो डोरी की लंबाई पर दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो डोरी की लंबाई पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखा जा सकता है। वो आंसर क्या है देखिए, इसमें ये कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, x समानुपाती आएगा l की पावर 1/3 की। इस प्रकार के सवाल कई बार आते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है 10वां सवाल। दसवें सवाल में देखिए दिया गया है किसी निकाय में दो आवेश QA और QB दो बिंदुओं 0 0 -15 और 0 0 +15 पर स्थित है। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं दो आवेश लिख देती हूँ। QA का मान है 2.5 × 10⁻⁷ माइक्रो कूलम। QB का मान है -2.5 × 10⁻⁷ माइक्रो कूलम। ठीक है, दो बिंदु दिए गए हैं। ये वाला तो A बिंदु पर स्थित है, A बिंदु कितना है 0 0 -15। ये वाला B बिंदु पर स्थित है 0 0 +15। ठीक है, दोनों ही मान किसमें है सेंटीमीटर में। तो पूछा गया है निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो निकाय बनाना पड़ेगा। x अक्ष पे 0 0 वैल्यू है दोनों में ही, और z अक्ष की जो वैल्यू है वो -15 और +15 है। तो हम लोग इसका चित्र ड्रॉ करते हैं पहले। इसको मैं x लिख देती हूँ, इसको मैं z लिख देती हूँ, इधर मैं ले लेती हूँ y। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है 0 0 -15। तो मैं यहाँ -15 लिख दूँ अगर, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा A पॉइंट। और यहाँ इतनी ही दूरी पर मैं लिख देती हूँ +15। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा B पॉइंट हो जाएगा। A पॉइंट पर कौन सा आवेश स्थित है QA आवेश, और B पॉइंट पर कौन सा आवेश स्थित है QB आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है Q × 2A, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। तो आवेश का परिमाण तो कितना है 2.5 × 10⁻⁷। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ माइक्रो कूलम है या नहीं है। नहीं, ये वाला माइक्रो कूलम में नहीं है, ये कूलम में ही है। तो 2.5 × 10⁻⁷, और बीच की दूरी देखिए इधर 15 इधर 15, तो टोटल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया, ठीक है, यह आ जाएगा 10⁻⁹। पॉइंट इधर लगा दे तो 7.5 × 10⁻⁸। मात्रक क्या होता है कूलम × मीटर। ठीक है, देख लीजिए क्या किया, सिर्फ इसको व्यवस्थित किया है और सूत्र लगाया है, उससे ज्यादा कोई भी काम हमें इसमें नहीं करना पड़ा है। अगला सवाल देखिए,
11वां सवाल देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण को पी से लिख रहे हैं। क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 10 की घात -9 कूलम इंटू मीटर। कोई विद्युत द्विध्रुव है, ई का मान दिया है 5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण अपने को निकालना है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। ठीक है, पी का मान आपको दिया गया है, ई का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा का मान 1/2 वैल्यू पुट कर देती हूँ। 4 इंटू 10 की घात -9, 5 इंटू 10 की घात 4 और 1/2। इसको हम लोग काट देंगे। तो बराबर 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की घात -5। तो बराबर 10 की घात -4। मात्रक क्या होता है बल आघूर्ण का? बताइए। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आवेशों का योग कितना है? Q1 प्लस Q2 बराबर 20 माइक्रो कूलम है क्या? एक मिनट देखते हैं। जी, ये किस में होगा? माइक्रो कूलम में। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। बल कितना है? 0.075 न्यूटन। अपने को ज्ञात क्या करना है? Q1 और Q2 के मान ज्ञात करने हैं। इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाएगा। देखिए आप, यहाँ अपने पास F का सूत्र है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए F दिया हुआ है, K हम जानते हैं, R दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? Q1 Q2 की वैल्यू मिलेगी FR स्क्वायर बटा K। तो पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। FR स्क्वायर बटा K है, तो F का मान है 0.075, R का मान है 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 3 10 की घात -4। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? Q1 Q2 बराबर 0.075। 10 की घात कितने में आएगा? -9 और -4, माइनस के 13 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनका अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो अपने को क्या मिलेगा? सॉरी, एक चीज मैंने गलत लिख दी है। यहाँ 3 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो ये वाली चीज नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी। तो अपने को 10 की घात -9 मिलेगा और यहाँ के 3 पॉइंट हटाएंगे तो 75 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, अगर इसको माइक्रो कूलम में लिखें तो 75 इंटू 10 की घात 6 माइक्रो कूलम। ये वैल्यू मिली। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू भी माइक्रो कूलम में है, Q1 Q2 की वैल्यू भी माइक्रो कूलम में है। तो आगे अपने को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? वो हम लगाएंगे बीजगणित से। बीजगणित के हिसाब से क्या होता है कि
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अगर निकाला जाए और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कब होता है, जब हम इस तरफ कर देते हैं Q1 Q2। बात समझ में आई या सॉल्व करके बताऊं? एक बार देख लीजिएगा, नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके सिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ मान पुट करना है। Q1 प्लस Q2 का मान कितना है? 20 माइक्रो कूलम। Q1 Q2 का मान कितना है? 75 इंटू 10 की घात माइनस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर किया 400, इधर 4 इंटू 75 करेंगे, देखिए यहाँ माइक्रो कूलम में वैल्यू है, तो वो भी माइक्रो कूलम में वैल्यू थी, तो हम लोग इसको 10 की घात माइनस 12 ही रखेंगे। 10 की घात माइनस 12 कूलम। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ अपने पास माइनस के 12 रहेंगे, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10 की घात माइनस 12। कॉमन निकालेंगे तो 400 माइनस 300 का 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10 की घात माइनस 12। ये वैल्यू किसकी मिली? Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर की। अगर अपन स्क्वायर हटाते हैं तो Q1 माइनस Q2 किसके बराबर आएगा? 10 इंटू 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अब देखिए Q1 प्लस Q2 का मान कितना था? 20 माइक्रो कूलम। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का मान कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो कूलम। तो अपना थोड़ा काम तो हो गया है, थोड़ा बचा है। देखिए इतना काम करने के बाद इसको 3 नंबर समीकरण लगाया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या होगा? देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 20, Q1 माइनस Q2 बराबर 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2Q1 बराबर कितना आएगा? 30। Q1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 माइक्रो कूलम। यहाँ से वैल्यू इसमें रखते हैं तो Q2 बराबर 20 माइनस Q1 होगा, तो 20 माइनस Q1 का 15 और ये आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, अगली जो कि बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 13वां। देखिए अगर सारे सवाल दो बार रिपीट करवाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइंड, थोड़ा फॉरवर्ड और थोड़ा बैक कर करके आप लोग देख देख के दो बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 10 माइक्रो कूलम और माइनस 10 माइक्रो कूलम। Q1 बराबर प्लस 10 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर माइनस 10 माइक्रो कूलम। ये दो आवेश हैं, इनको r दूरी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो ये 2a है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेमी की दूरी पर, तो इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2a। और द्विध्रुव के केंद्र से दूरी क्या होती है? r रखा जाता है। तो अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम लोग पहले ही जानते हैं अक्ष पर कितना होता है? 2kp बट्टा r क्यूब, और निरक्ष पर कितना होता है? kp बट्टा r क्यूब। kp बट्टा r क्यूब, या चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? e अक्ष बट्टा 2। तो पहला काम क्या होगा? p का मान निकालना। p होता है q इंटू 2a।
Q का मान है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटा दिया। 2A का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10 की घात माइनस 2, 10 को 2 से गुणा किया 20, ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की घात माइनस 8। मात्रक रहेगा कूलम इंटू मीटर। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ तो E अक्ष का मान कितना मिलेगा 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, P का मान 20 इंटू 10 की घात माइनस 8 और बट्टे में R क्यूब है तो R का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 बार हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, 10 की घात प्लस 9 माइनस 8। ठीक है, यहाँ देखिए 6 गुणा 6 गुणा 6 और 1 2 और 3 पॉइंट हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 2 से इस 6 को काटा 3 बार कट गया, 2 से इस 6 को काटा 3 बार कट गया, 3 और 3 से ये 9 कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या मिलेगा 10 की घात 4 बटा 6। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो वैल्यू अपने को मिलती है 1.67 इंटू 10, देखिए ये वाला भी 1.67 इंटू 10 की घात 4। मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। ई निरक्ष आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रही। अगला सवाल देखिए, ये बिल्कुल ही आसान सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, फॉर्मूले भी एकदम आसान है। अगला देखिए 14वां सवाल। 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। समान आवेश है Q और Q कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक अन्य आवेश Q रखा गया है, मध्य में बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। Q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। Q का मान व प्रकृति ज्ञात करनी है। किस लिए ज्ञात करनी है कि निकाय संतुलन में रहे। तो यहाँ देखिए दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक तो कौन सा कि Q संतुलन में रहे और दूसरा कौन सा कि निकाय संतुलन में रहे। तो निकाय के संतुलन में रहने के लिए क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो इन दोनों या इन दोनों कोई भी आवेश ले सकते हैं, उनके बीच में लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निकाय के संतुलन के लिए क्या होगा, जो आवेश आपको पहले से दिए गए हैं उनके बीच में लगने वाला बल, तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या है Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बट्टे में R स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, दूरी मैं ले लेती हूँ ये वाली एक बार के लिए x, तो ये बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो k से k कैंसिल हो जाता है, q से q कैंसिल हो जाता है, तो q बट्टा r स्क्वायर q बट्टा x स्क्वायर। x का मान कितना है देखिए बिल्कुल सेंटर में है ना, तो x का मान है r बट्टा 2, यहाँ आएगा q बट्टा r स्क्वायर q अपॉन r बट्टा 2 का स्क्वायर। आगे चलेंगे q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ देखिए ये ऊपर जाकर 4 हो जाएगा 4q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो q बराबर क्या मिला 4q, तो स्मॉल q का मान कितना आ जाएगा q बट्टा 4। तो निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक क्या होगा कि स्मॉल q का मान q बट्टा 4 के बराबर होना चाहिए। एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी निकाय के संतुलन की बात होती है तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, मतलब जिस बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं,
ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए, इससे निकाय हमेशा संतुलन में बना रहेगा। अगला सवाल देखिए, और इसने देखिए मान पूछा है, तो मान तो q/4 आ गया। अब बात आती है प्रकृति की, तो प्रकृति कैसे निकलेगी कि ये दोनों तो पहले ही एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों भी दूर करने लगे तो क्या होगा, निकाय कभी भी संतुलन में नहीं रहेगा। तो इस q की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्मॉल q का मान आएगा -q/4। अगला देखिए 15वां सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख रखा है प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन और फिर लिख रखा है अल्फा कण। इन सब के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये सवाल देखिए काफी अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। त्वरण का अनुपात पूछा है, तो देखिए पहले बल का सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर, kq²/r²। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन के बीच, अल्फा कण के बीच। और जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, QE। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ दो बातें संभव है। कौन कौन सी बात संभव है कि देखिए इस बल के बारे में हम लोग बात नहीं करते एक बार के लिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा सवाल को। हम लोग क्या लिखते हैं, त्वरण चाहिए ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं विद्युत बल क्या होता है, F = QE। और न्यूटन के सूत्र से F क्या होता है, ma। अब ma किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। अपने को क्या चाहिए, a चाहिए, तो a का मान कितना आया, QE/m। उन तीनों के लिए अनुपात चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ AP AD A अल्फा। तीनों का चाहिए अनुपात, किसके बराबर आएगा, विद्युत क्षेत्र समान है तो समान ही रहेगा। सबसे पहले प्रोटॉन है सॉरी, फिर QD MD, उसके बाद Q अल्फा कण और M ऑफ अल्फा कण। E का मान सब में समान है तो मैं इसको हटा दूंगी, तो अपने को क्या मिलेगा, AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा किसके बराबर होगा, QP/MP QD/MD और Q अल्फा/M अल्फा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं, 1H1 से, ड्यूट्रॉन को 1H2 से और अल्फा कण 2He4। तो यहाँ देखिए 1 1 और 2, तो ये क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसको याद रखने का तरीका है, इधर लिख देती हूँ मैं, QD और QP का मान होता है बराबर, Q अल्फा का मान होता है 2QP। M की बात करते हैं, MD का मान होता है 2MP और M अल्फा का मान होता है 4MP। याद रखने का तरीका क्या रहेगा, नीचे से कंपेयर कीजिए, देखिए 1 1, इसको आप चार्ज मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बताती है ये, तो हम लोग चार्ज मान लेंगे। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो QD और QP बराबर हो गए। अल्फा कण वाले में 2 है तो Q अल्फा का मान मैंने 2QP रख दिया। फिर बात करते हैं M की, तो यहाँ देखिए 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो इसको और इसको साथ में रखिए, तो QD का मान, MD का मान कितना हो गया, 2MP और M अल्फा का मान कितना हो गया, 4MP। सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं, QP/MP, QD का मान है 2QP 2MP, यहाँ है सॉरी, यहाँ है 2QP 4MP। QP/MP 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 कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 1:1/2 अनुपात 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2:1:1, जो कि आपका आंसर है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। मैंने सवाल थोड़े फास्टली करवाए हैं, लेकिन इतने सारे सवाल करवाने के लिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा
रिवाइंड और थोड़ा फॉरवर्ड कर करके देखते रहिए और सवालों को कंटिन्यूसली करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सवाल में तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और इन सवालों को ज़रूर कर लें और इसी तरह साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।